और यूसीसी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आईएएस वी विषणमुगम को यूसीसी को रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है। आपको बता दें इस वक्त वित्त सचिव हैं वो विषणमुगम, जिन्हें रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। यूसीसी के रजिस्ट्रार जनरल होंगे षणमुगम। फिलहाल वित्त सचिव की जिम्मेदारी है इनके पास। देहरादून से खबर, इस बार का बजट सत्र गैंडसैंण में होने की संभावना कम ही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि गैंडसैंण में काम चल रहा है, लेकिन सीएम धामी और वो खुद चाहते हैं कि सत्र गैंडसैंण में ही हो और ऐसे में स्पीकर से बात की जाएगी और तब आगे का फैसला लिया जाएगा। मोदी जी ने पिछले दिनों कहा था कि हम इसे गैरसैंण में आहूत करेंगे और मेरी स्वयं की भी इच्छा है कि ये गैरसैंण में हो, लेकिन जैसा मुझे सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि वहां पे कुछ काम चल रहा है। हालांकि अभी भी मेरा मन भी है कि हम गैरसैंण में ही करें, यदि उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी तो गैरसैंण में करने का हमारा और माननीय मुख्यमंत्री जी का मन है। लेकिन अंतोगत्वा फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का निर्णय भी इसमें हम लोग उनकी भी जो क्या है वहां की तैयारी को मद्देनजर रखते हुए फिर अगला निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि सत्र कहां करना है ये सरकार को तय करना है और कांग्रेस के रुख से न सरकार को फर्क पड़ता है न ही स्पीकर को। ये स्पीकर और सरकार का विषय है। वो जहां भी सत्र करेंगे कांग्रेस सत्र में वहां जाएगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। कांग्रेस के रुख से जो है सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो शायद जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां से संचालित होती है। हमारे रुख से कोई फर्क ना तो स्पीकर को पड़ता है ना सरकार को पड़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में हैं और आज सीएम पटपड़गंज में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी के लिए वोट की अपील करेंगे। बुधवार को भी मुख्यमंत्री ने तूफानी प्रचार किया था और 3 जगहों पर बीजेपी कैंडिडेट के लिए वोट की अपील की थी। उधर कोटद्वार में यमकेश्वर के दुगड्डा आमसौड़ गांव में जंगली हाथी आतंक का पर्याय बन चुके हैं। आए दिन गांव में धमक रहा है हाथी, किसानों की खेती बर्बाद कर रहा है। गांव के आसपास के इलाकों में हाथियों की दहशत बनी हुई है। यहां पर एलिफेंट कॉरिडोर से लगे आमसौड़ गांव में किसानों का खेती करना मुश्किल हो चुका है, जबकि हर वक्त जानमाल का खतरा भी बना रहता है। गांव वालों की मांग है कि इस इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गश्त बढ़ा दी जाए, साथ ही सुरक्षा दीवार बनाई जाए। रुड़की में खानपुर सीट से विधायक और पूर्व विधायक के बीच गैंग वॉर पर देहरादून में स्वराज सेवा दल ने विरोध प्रदर्शन किया। दीनदयाल पार्क में प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दोनों के खिलाफ कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। स्वराज सेवा दल ने कहा कि उमेश कुमार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो उमेश शर्मा है न तो प्लेन के हैं न पहाड़ के हैं, उन्होंने हमेशा जो मानसिकता है वो स्टेइंग, ब्लैकमेलिंग, इस प्रकार की तमाम घटनाएं करी हैं। तो सरकार को तत्काल प्रभाव से उन पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए उनकी सारी संपत्ति को सीज करते हुए उसे सरकार में निहित किया जाए और उसकी संपत्ति जो यहाँ पर उसने काली संपत्ति कमाई की है उससे उत्तराखंड के लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनाए जाए। इधर मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से होने जा रही है। भारत चीन के खराब होते रिश्तों के कारण ये यात्रा बीते 5 साल से बंद थी, लेकिन अब श्रद्धालु उत्साहित हैं तो इलाके के लोग भी खुश हैं। जहां से यात्रा गुजरती है वहां के लोगों की खुशी हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। डोकलाम विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा पूरी तरह से बंद है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी ड्रैगन ने यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी।
बीते 5 सालों में दोनों मुल्कों के रिश्ते तो तल्ख बने ही हैं, साथ ही यात्रा पर रोक लगी रही। लेकिन अब लगता है कि भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ गलनी शुरू हो गई है। बीजिंग में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मीटिंग में मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर सहमति बन गई है। यात्रा बहाल होने के बाद पूरी उम्मीद है कि इसी साल जून में भोले के भक्त पवित्र कैलाश और मानसरोवर के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 से बंद थी। बीच में एक बैठक हुई थी भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में, तो पूरी संभावना है कि इस बार हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा चलेगी। लिखित में भी कुछ नहीं आया, लेकिन हमारी तैयारियां हैं। हमारे जितने भी मार्ग में धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक है, पूरा मार्ग बना हुआ है। केएमवीएन के सारे हट्स कॉटेज तैयार है। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों भारतीय यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर ये यात्रा करते थे। यात्रा से जहां बॉर्डर के इलाकों को एक पहचान मिलती थी, वहीं पर्यटन को भी 4 चांद लगते थे। दोनों मुल्कों के बीच बेहतर होते रिश्तों से अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने के आसार बढ़ रहे हैं। ट्रेड बंद होने से भारत के हजारों व्यापारी लंबे वक्त से संकट में हैं। हालात ये हैं कि बॉर्डर के व्यापारियों को नेपाल के रास्ते माल लाना पड़ रहा है कि जो वास्तव में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है और यहाँ पर स्थानीय हमारे जो व्यापारी है, जिनका माल कई सालों से वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो बर्बाद होने से बच जाएगा और एक रोजगार के एक नए आयाम जुड़ेंगे। और इसलिए अपने क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बन गई थी, तभी से मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लगी है। ऐसे में अगर ये यात्रा बहाल होती है तो ये पहला मौका होगा जब यात्री दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल यात्रा करने के बजाय लिपुलेख दर्रे तक आराम से गाड़ी से सफर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में महिला वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता हुई, जिसमें 45 केजी महिला वेट लिफ्टिंग में केरल ने गोल्ड जीता है, जबकि महाराष्ट्र को सिल्वर, मध्य प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल मिला। महिला वेट लिफ्टिंग में उत्तराखंड को 8वां स्थान मिला है। नेशनल गेम्स का आज तीसरा दिन है। वहीं मेडल लिस्ट की बात की जाए तो कर्नाटक पहले स्थान पर है, जबकि एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ उत्तराखंड 11वें स्थान पर है। कई राज्यों का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। देहरादून में आज 7 खेलों का आयोजन होगा, जिसमें स्क्वैश, वेट लिफ्टिंग, वुशु, शूटिंग राइफल, पिस्टल के साथ ही बास्केटबॉल, रग्बी, बैडमिंटन चैंपियनशिप शामिल है। देहरादून की महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का शूटिंग रेंज इंटरनेशनल शूटिंग रेंज की तर्ज पर तैयार किया गया है और ऐसे में यहां के खिलाड़ियों को इससे बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैसा है दून का इंटरनेशनल शूटिंग रेंज, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। देहरादून का महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का शूटिंग रेंज अब इंटरनेशनल मानकों पर तैयार हो चुका है। आने वाले दिनों में यहां पर देश ही नहीं, विदेशों से भी शूटरों की चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है। इस रेंज में पेरिस ओलंपिक वाले इलेक्ट्रॉनिक टारगेट्स लगाए गए हैं, जिन्हें जर्मनी से मंगवाया गया है। शूटिंग रेंज में 10 मीटर और 25 मीटर रेंज में 60-60 टारगेट्स लगाए गए हैं, जबकि 50 मीटर की रेंज में 40 टारगेट्स हैं। यहाँ की वेंटिलेशन और शॉट्स की सटीकता के लिए कैमरा सिस्टम भी लगाया गया है। वहीं शूटरों का कहना है कि ये रेंज देश में तीसरी ऐसी रेंज है जो पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये जो हमारी शूटिंग रेंज बनी है, ये उत्तराखंड को खेलों में बहुत आगे लेके जाने वाली है, क्योंकि इतनी एडवांस शूटिंग रेंज इंडिया में तीसरी ही है। एडवांस में भी जो इस पे सिस्टम इंस्टॉल्ड हुए हैं वो सबसे इंस्टॉल्ड है, अभी तक इंडिया में किसी शूटिंग रेंज पे नहीं है, तो हमें बहुत खुशी है। इस तरीके के जब कंपटीशन होते हैं तो एक एटमॉस्फेयर बनता है। जब आपकी स्टेट में ये कंपटीशन हो रहा है तो यहाँ के यंगस्टर देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे, जितनी इसकी ब्रॉडकास्टिंग होगी, जितना आप मीडिया कवरेज करेंगे तो उतना ही ये जनता तक फैलेगा और उतना यंगस्टर जो है, यूथ जो है, इसको तरफ अट्रैक्ट होएगा और जितना इंस्पायर होएगा और उतना ही हमारा टैलेंट जो है वो निकल के आगे आएगा।
तो ये बड़ा अच्छा कंपटीशन है और आपकी स्टेट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएट लिया और अच्छा रेंज है। करीब 24 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस रेंज में एक टारगेट के साथ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर और दूसरे उपकरण मिलाकर करीब 10 लाख रुपए का खर्च आता है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की ट्रेनिंग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर कराना है। रेंज जो है ऐसा शूटिंग रेंज अभी लेटेस्ट जो है वो अभी पूरे देश में कहीं नहीं है। पहले के बने हुए रेंज है भोपाल में है, दिल्ली में है, केरल में है, लेकिन वो अपडेटेड नहीं हुए और ये अभी बन गया तो मुझे लगता है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम नेशनल लेवल के हम कंपटीशन कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी करा सकते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन भी करा सकते हैं। फिलहाल इस रेंज में 10 मीटर महिला पुरुष राइफल, 25 मीटर रैपिड शूटिंग, 50 मीटर राइफल महिला पुरुष और 10 मीटर एयर पिस्टल और राइफल रेंज है। ये रेंज दिल्ली, भोपाल और केरल के शूटिंग रेंज से बेहतर मानी जा रही है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज का ये शूटिंग रेंज खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद और अवसर का केंद्र बनकर उभरा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में जारी नेशनल गेम्स के बीच उत्तराखंड की कई प्रतिभाएं भी निखर कर सामने आ रही हैं। एक तरफ दूसरे गेम्स में मेडल लेने के लिए जहां दूसरे राज्यों के खिलाड़ी उत्तराखंड का हिस्सा ले रहे हैं, उत्तराखंड में शामिल हो रहे इन खेलों में, तो वहीं खो खो जैसे खेल में एक ही गांव ने अपनी प्रतिभा से उत्तराखंड की आधी टीम भर दी है। ऐसे में इस खो खो विलेज की खूब चर्चा हो रही है। आपको भी इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल गेम्स के बीच ये है उत्तराखंड की खो खो टीम, जो इन दिनों कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सर्विसेज के साथ मैच में खूब पसीना बहा रही है। खास बात यह है कि खो खो की महिला और पुरुष टीम के आधे आधे खिलाड़ी नैनीताल जिले के छोटे से गांव हल्दू चौड़ के हैं, जो मैदान में अपनी प्रतिभा का खूब लोहा मनवा रहे हैं। हमारे वहाँ हल्दू चौड़ स्पोर्ट्स क्लब है, हमारे वहाँ से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नैनीताल जिले से, ठीक है, और सारे खेलने वाले हैं, सब अपनी मेहनत से बहुत अच्छी तरह यहाँ पहुँचे हैं और हमने 3 मैच खेले हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह खेला है। हमने कैंप करा था, उस हिसाब से हमने बहुत अच्छा खेला है। को 9 साल हो गए सर खेलते खेलते। पहले दीदी लोग को देखा था स्कूल में खेलते हुए, तब से मतलब थोड़ा थोड़ा खेलना स्टार्ट करा, फिर 10th के बाद प्रॉपर खो खो पे। दरअसल हल्दू चौड़ में इतने खिलाड़ी निकलने की वजह से यहाँ का स्पोर्ट्स क्लब है, जहाँ से खिलाड़ी की कई प्रतिभाएं निकल कर आ चुकी हैं। दूसरी तरफ दूसरे गांव हल्दू चौड़ से निकली इन खिलाड़ियों के साथ खेलकर साथी खिलाड़ी भी बेहद खुश हैं और मैदान में खूब जोर लगा रही है। ये मतलब 8-9 साल हो गए खेलते खेलते, नेशनल तक खेला है, पर एम है कि इंडिया की टीम से खेलूं और हमारे 3 मैच हो गए हैं नेशनल गेम्स में, एक महाराष्ट्र से, एक कर्नाटक से, लेकिन दोनों के साथ मतलब हमने अच्छे से खेला, पर जो ये वेस्ट बंगाल के साथ खेला है इसमें सभी ने बहुत अच्छा खेला और हमारा टक्कर का भी रहा, ये नहीं कि हम एक तरफा हारे, पर हमने बहुत अच्छा खेला। आज वेस्ट बंगाल के साथ था, 2 मैच हमने खेले, तीसरा मैच था महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ खेला। फर्स्ट और सेकंड तो ठीक ही था, ये वाला ज्यादा अच्छा था, इसमें बहुत एफर्ट लगाया हमने। दरअसल खो खो टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं। पुरुष और महिला टीम मिलकर उत्तराखंड के 30 खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा है, जिससे 11 खिलाड़ी हल्दू चौड़ स्पोर्ट्स क्लब से हैं। इसलिए लोग इस इलाके को खो खो विलेज कहने लगे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेलों में अल्मोड़ा में योगासन होना है। 31 जनवरी से होने वाले योगासन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खेलों के यहां होने से जिले में पर्यटन भी बढ़ने की उम्मीद है। पहाड़ में पर्यटन ही रोजगार का मुख्य साधन है। वहीं अल्मोड़ा में नेशनल गेम्स योगासन होना है, जिसके लिए यहाँ कई राज्यों में खिलाड़ी पहुँचेंगे। ऐसे में खिलाड़ियों को जागेश्वर धाम ले जाने की भी योजना है, ताकि यहाँ के धार्मिक पर्यटन को और आगे बढ़ाया जा सके।
जो हमारे नए बच्चे हैं उनको खेल के प्रति हमारी रुचि जो है जगेगी। हमारे शहर का, हमारे बाल मिठाई का, हमारे एप्पल कला का, हमारी एसएचजी की महिलाओं की जो है उसके लिए हम लोग भी यहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, उनकी बिक्री बढ़ेगी और पर्यटन को और यहाँ की संस्कृति को एक नया आयाम मिलेगा। नेशनल गेम्स के लिए भारी संख्या में अल्मोड़ा आएंगे, लिहाजा स्थानीय कारोबारी बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बाहर से आए खिलाड़ी अल्मोड़ा के पारंपरिक चीजों को जरूर पसंद करेंगे, खासकर बाल मिठाई जो आज विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अल्मोड़ा का टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा और नेशनल लेवल पे अल्मोड़ा लोग जानेंगे, जागेश्वर के बारे में लोग जानेंगे और सरकार की बहुत अच्छी पहल है। अब देखिए जितने लोग आ रहे हैं अपने जब घर जाएंगे यहाँ से बोलेंगे कि अल्मोड़ा भी एक वो था। सरकार को ऐसा गेम करते हैं, इससे पर्यटन, टूरिज्म सब कुछ को बेनिफिट होगा। पहाड़ में बड़े आयोजन होने से जहां इकोनॉमी बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर पर्यटन को भी पंख लगेगा और खिलाड़ी कुमाऊं की संस्कृति से भी रूबरू हो पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। टिहरी से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसे में पिता और बेटे की मौत हो गई। आज सुबह कार के खाई में गिरने से दोनों की मौत हुई है। एसडीआरएफ ने दोनों के शव बाहर निकाल लिए हैं। कार सवार देहरादून से चंबा जा रहे थे, तभी कार हादसे का शिकार हो गई। गहरी खाई में गिरी कार और इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। दोनों की डेड बॉडी खाई से बाहर निकाल ली गई है। बागेश्वर में बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग ने कई होटल्स, रेस्टोरेंट में छापेमारी की और इस दौरान कई नाबालिग बच्चे दुकानों पर काम करते मिले, जिनका रेस्क्यू किया गया। वहीं अधिकारियों ने कहा कि ऐसे होटल्स, रेस्टोरेंट वालों पर सख्त कार्रवाई होगी जहां नाबालिग बच्चे काम करते मिलेंगे। बाल श्रम सर्वेक्षण अभियान चल रहा है। इसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लिया जाता और किचन में जो खतरनाक प्रक्रिया में है उसमें 18 साल से भी कम उम्र के बच्चों से काम नहीं लिया जाता है। यहाँ पर एक बच्ची किचन में काम करते हुए पाई गई है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड के सैकड़ों किसानों को अब उनकी वो जमीन वापस मिलने जा रही है जिन पर कभी सालों पहले वो चाय की खेती करते थे। अब वो खुद फसल उगाकर लाभ कमा सकेंगे। इसी पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड बनने के बाद ही राज्य में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड टी बोर्ड का गठन किया गया था। बीते 2 दशकों में बोर्ड ने करीब 4000 किसानों की 1370 हेक्टेयर जमीन पर चाय की खेती की। बदले में किसानों को 20% लाभांश दिया जाता था, लेकिन 15 साल बाद कई किसानों का एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है और बोर्ड कई किसानों को उनकी जमीन वापस लौटाने जा रहा है। चमोली में 51 किसानों को 19 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। वहीं चंपावत में 4 किसानों को 9 हेक्टेयर जमीन और बागेश्वर में 348 किसानों को 181 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। जनपद नैनीताल के अंतर्गत 38 हेक्टेयर के आसपास है, जिसमें 56 काश्तकार। चमोली के अंतर्गत 19 हेक्टेयर में हमारे 51 काश्तकार तथा चंपावत में 9 हेक्टेयर में 4 काश्तकार हैं, जिनको ये गार्डन वापस किए जाने प्रस्तावित हैं। उसके कहते हैं बागेश्वर जो हमारा सबसे पुराना जनपद है, जिसमें हमने 93-94 में काम किया था, वहाँ पर 181 हेक्टेयर में 348 काश्तकार हैं। जिन किसानों को उनकी जमीन वापस मिलने वाली है, उनके पास भी 2 रास्ते हैं। या तो वो खुद ही उस जमीन पर खेती करें या फिर से उत्तराखंड टी बोर्ड के साथ नए सिरे से एक एग्रीमेंट कर लें, जिसके बाद बोर्ड उस पर खेती करेगा और लाभांश किसानों को देगा। कि वो 15 साल के उसमें एग्रीमेंट हुआ था, तो वो लीज अब खत्म होने जा रही है, तो काश्तकारों को अब दोबारा से एग्रीमेंट करना है, चाहे वो अपना स्वयं भी उसमें कहते हैं टी बोर्ड में अपना खेतों में अपने खेतों में करके अपना स्वयं भी कार्य कर सकते हैं। हमारा बागान सन 2007 में खोला गया था, जिसको आज 15 साल पूरे होने को आ गए हैं और जिससे कि बोर्ड द्वारा वापसी होने की संभावना है और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें पत्तियां दाम बढ़ा के मिले। बोर्ड द्वारा हमारा बागान सन 2006 में लगाया गया था और अब हमारे बागान को 15 साल पूरे हो चुके हैं और अब बगीच वापस होने की संभावना है या हो रहे हैं और हमें इसमें
काम मतलब सहायता चाहिए। जिस समय ये योजना शुरू की गई थी उस समय कई खेत बंजर पड़े थे, जिसे सरकार ने उपजाऊ बनाकर उस पर खेती की और चाय के बागान तैयार किए गए। अब 15 साल बाद फिर से कई किसानों को बंजर खेतों के बदले लहलहाते चाय बागान मिल जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के जखोल गांव में सोमेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में देवगोती मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें 22 गांव के गांव वालों ने हिस्सा लिया और पारंपरिक देव संस्कृति के साथ ग्रामीण झूमते दिखे। उत्तरकाशी में मोरी ब्लॉक के जखोल गांव में बसंत ऋतु के आगमन पर क्षेत्र की समृद्धि एवं खुशहाली का प्रतीक पौराणिक देवगोती मेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। 2 महीने बाद जब सोमेश्वर देवता की डोली मंदिर से बाहर निकली तो ग्रामीण आस्था में डूबे दिखे। और इस मौके पर 22 गांव के ग्रामीणों ने सोमेश्वर महादेव के दर्शन कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सोमेश्वर महादेव की देव डोली 11 दिन तक धार्मिक अनुष्ठान के बाद 22 गांवों के भ्रमण पर रहेगी। और देवता अभी हमारे मंदिर के अंदर थे, मतलब 2 महीने से। अब अभी बाहर आए हैं, मतलब मंदिर से बाहर आए हैं और इसके बाद अभी एक घर में जाएंगे, मतलब लोकल घर में। सूर्य उत्तरायण होने और बसंत ऋतु के आगमन पर हर साल 22 गांव के थान न्याय पंचायत जखोल गांव में सोमेश्वर महादेव का देवगोती मेला लगता है। इस अवसर पर देवताओं के बाजगियों द्वारा सुंदर नृत्य और संगीत बजाया जाता है और ग्रामीण पारंपरिक रीति में तांदी रासो गीत के साथ झूमते नजर आए। और ये 22 गांव में कंटिन्यू घूमेंगे। इसके बाद जो है 22 गांव में इनका भ्रमण रहेगा। और जो पीछे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, पारंपरिक सभ्यता है, उसका आप एक झलक दिख रहे होंगे कि कैसे महिलाएं जो है हमारे एक प्रकार से जो फोक डांस होता है, फोकलोर होता है, और जो हमारा ट्रेडिशनल एक सॉन्ग होता है जो कलेक्टिव रूप से, ज्वाइंट रूप से हम लोग इसको गाते हैं। उत्तरकाशी आज भी अपनी देव संस्कृति और पारंपरिक विरासत को संजोए हुए है और मोरी ब्लॉक के 22 गांव मार्च तक इसी तरह रणसिंघे और ढोल दमाऊ की थाप इसका एहसास कराती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट।